हाजी साहब के दो जुड़वां बेटे थे। हाजी साहब ने एक बेटे का नाम अकबर और दूसरे का नाम असगर रखा। दोनों आपस में प्यार और मोहब्बत से पेश आते, लेकिन अकबर एक ज़हीन जबकि असगर एक कुन ज़हन बच्चा था। मैट्रिक एग्ज़ाम में अकबर ने ना सिर्फ क्लास में पहली पोजीशन हासिल की बल्कि बोर्ड में टॉप किया, जबकि उसका भाई असगर मैट्रिक में फेल हो गया। हाजी साहब ने अकबर का माथा चूमकर कहा कि तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, जबकि असगर से कहा कि काश तो पैदाइश के वक़्त ही मर जाता तो मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। ये बात असगर से बर्दाश्त ना हुई और वो दिल बर्दाश्ता होकर घर से भाग गया। हाजी साहब भी खुश हुए। चलो जान छूटी मनूस से और उसे तलाश करने की बिल्कुल कोशिश ना की। जब 10 साल तक वो घर वापस ना आया, तब हाजी साहब ने एक अखबार में इश्तहार दिया और असगर को जायदाद से आग कर दिया। ये भी कहा कि उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। असगर को भूख लगी तो तंदूर वाले से एक रोटी खरीदी। अखबार में लिपटी रोटी खाकर जब उसकी नज़र अखबार पर पड़ी तो वहाँ ला ताल्लुकी वाली हेडलाइन उसके सामने आई। रोटी ख़त्म करके वह जाम के पास गया, टिंड करवाई और तब तक गंजा रहने का फ़ैसला किया जब तक वो शहर का सबसे अमीर तरीन। हाजी साहब बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे क्योंकि आज उसके बेटों के मैट्रिक एग्ज़ाम का रिजल्ट था। अपने बेटे अकबर की वजह से वो बहुत मुतमिन था, लेकिन असगर की वजह से काफ़ी परेशान था। सोच रहा था कि बस पास हो जाए, ये भी काफ़ी है। थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आया तो पता चला कि अकबर ने टॉप किया। ना सिर्फ स्कूल में बल्कि बोर्ड में पहले पोजीशन हासिल की। ये सुनकर हाजी साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि उसके बेटे ने उसका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ऐसी खुशी उसे ज़िंदगी में पहली बार नसीब हुई और इस खुशी में वो अपने बेटे असगर का रिजल्ट चेक करना ही भूल गया। थोड़ी देर के बाद दोनों बेटे घर में दाखिल हुए। अकबर के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे। वो भागता हुआ आया, हाजी साहब से लिपट गया। असगर अभी दरवाजे पर ही मौजूद था, आगे कदम रख ना पाया। हाजी साहब ने अपने बेटे अकबर को प्यार किया, उसके सर का बूसा लिया, फिर असगर से पूछा कि क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का। असगर कपकपाते होंठों से सिर्फ इतना कह पाया कि फ़ेल हुआ हूँ। हाजी साहब ने असगर से कहा कि तूने मुझे बहुत जलील किया, काश तू पैदाइश के वक़्त मर गया होता तो बेहतर था। माँ ने जब ये अल्फाज सुने तो असगर को गले से लगाया और हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, खुदा का खौफ कीजिए, ये मेरी औलाद है। जितना मुझे अकबर अजीज़ है उतना असगर भी। अगर दोनों बेटे एक साथ पैदा हुए हैं तो लाजमी नहीं कि दोनों ज़हीन और अक्लमंद हों। ये मेरे अल्लाह की तकसीम है, जिसे चाहे जितना अता करे। लेकिन हाजी साहब पर बीवी के अल्फाज का कोई असर ना हुआ। वो असगर की तरफ से देख रहा था जैसे अभी मार देगा। असगर बेचारा माँ के साथ लिपटा था, उसकी आंखों में आंसू थे। डरा सहमा किसी को जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। ये सारा तुम्हारे लाड प्यार की वजह से है। अगर शुरू से ही सख्ती करती तो मुझे उम्मीद है कि आज अकबर की तरह ये भी काबिल बन जाता। माँ असगर को अपने कमरे में ले गई। वो रो रहा था। माँ उसे तसल्ली दी। वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ जी, मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुझ में क्या खामी है। अब्बा ने मुझे मैट्रिक में साइंस रखने पर मजबूर किया, हालांकि अगर आर्ट्स में होता तो शायद पास हो जाता। हाजी साहब अपने बेटे को शहर में शॉपिंग के लिए ले गया। एक नया साइकिल ला कर दी। बहुत सारे कपड़े जूते भी शामिल थे। शाम को जब हाजी साहब अपने बेटे के साथ वापस आए तो असगर की नज़र साइकिल पर पड़ी। उसका मन किया, उसने जैसे ही साइकिल को हाथ लगाया तो अकबर ने कहा कि दूर हो जाओ मेरी साइकिल से, अनपढ़ नालायक बच्चे अपने वालिद को कॉपी करते हैं। हाजी साहब का रवैया असगर के साथ जैसे था, अकबर भी अपने भाई से वैसा ही रवैया अपनाना चाहता था। असगर ने सर झुकाकर बाप से कहा कि बाबा, साइकिल चलाने के लिए मेरा भी दिल करता है। तो हाजी साहब ने कहा कि ये तो मेहनत का फल है। जो बच्चा मेहनत करता है वो फल पाता है। मेरे पास हराम के पैसे नहीं कि मैं तुझ जैसे हराम खोरों पर अपना पैसा बर्बाद करूं। अब भी मौका है, मेहनत करो, लोगों में मेरी इज्जत बनाओ तो तुझे भी ये सब कुछ मिल सकता है। अब मेरी नज़रों के सामने खड़े रो मत।
मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। जब से फेल हुए हो मुझे जहर लग रहे हो। एक दिन दोनों भाई ट्यूशन से वापस आ रहे थे कि एक बुजुर्ग जो मन में काफ़ी बड़ा था लकड़ियों की बड़ी सी गठरी सर पर उठाकर ले जा रहा था। वजन उसकी ताकत से ज़्यादा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि वो अभी गिर जाएगा। असगर ने जब ये देखा तो भागा उस बुजुर्ग के पास गया और कहा कि बाबा जी, ये लकड़ियों की गठरी मुझे दे दीजिए और साथ साथ ये भी कहा कि ये कहाँ रखना है। बुजुर्ग ने असगर को जब देखा तो कहा, बेटा क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? आप हाजी साहब के बेटे हो, आप बड़े आदमी की औलाद हो, मैं खुद उठा लूँगा, आप ऐसा मत करें। लेकिन असगर बजीते रहा कि नहीं, आपसे ये वज़न नहीं उठाया जा रहा। मैं देख रहा था ये काम करके मुझे स्वाब कमाने का मौका दीजिए। ये कहकर असगर ने बुजुर्ग से वो लकड़ियों की गठरी अपने सर पर रख ली। उसके भाई अकबर ने जब ये देखा तो हंसने लगा और कहा, शाबाश, अभी से ट्रेनिंग ले लो। आदमी जैसा होता है वैसे ही काम करना पसंद करता है। तुम बड़े होकर मजदूर ही बनोगे, इसलिए मजदूरों वाले काम तुझे पसंद हैं। नालायक, अनपढ़, गंवार ऐसे ही गलियों में सर पर वजन उठाकर फिरेगा। उसने भाई को कोई जवाब ना दिया और वो गठरी उठाकर चलता गया। असगर उस गरीब बुजुर्ग के घर रवाना हुआ, जबकि के अकबर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ा और घर जाकर अपने बाप से शिकायत की कि आप उसे ट्यूशन पर भेजते हैं, जबकि वो ट्यूशन में कम और लोगों की इमदाद में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। एक बूढ़े से उसने लकड़ियों की गठरी ली और सर पर उठाकर उसके घर जाकर उसे छोड़ा। थोड़ी देर के बाद जब बसकर घर वापस आया तो उसका बाप गुस्से में लाल पीला हो गया और कहा कि मनूस, ये तुम किन किन कामों में लगे हो? मैं तुझे पढ़ाई के लिए भेजता हूँ और तुम इधर मजदूरों के साथ वक़्त गुजारते हो। शर्म से डूब मरो। फिर उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा कि कैसा मनूस बेटा तूने पैदा किया। ये मेरा नाक पहले ही कटवा चुका है, अब मज़ीद कटवाएगा। पूरे इलाके में मेरे जैसा मीरो कबीर दौलतमंद शख्स और कोई नहीं। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं सिवाय इस खोटे सिक्के के। तकरीबन रोज़ असगर को ऐसी ही बातें सुनने को मिलती थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आती थी कि उसने क्या गलत किया। वो पढ़ाई में नालायक है और फेल हुआ, मगर किताबों में तो यही लिखा है कि गरीब से प्यार करना चाहिए, उससे हमदर्दी करनी चाहिए, बुजुर्गों के काम आना चाहिए। हमारे टीचर भी हमें इसी बात की नसीहत करते हैं। किताबों से भी हमें यही बताया गया है, तो इसमें गलत क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। एक दिन स्कूल वालों ने हाजी साहब को अपने स्कूल में दावत दी। फिर दोनों बच्चों के बारे में डिस्कशन हुई। स्कूल के प्रिंसिपल ने हाजी साहब को बताया कि माशाल्लाह आपका बेटा अकबर तो पढ़ाई में काफ़ी ज़हीन है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम असगर को मज़ीद अपने दायरे में नहीं रख सकते। हमने बहुत कोशिश की कि उसमें मुस्बत तब्दीली आ जाए, लेकिन ये बच्चा तब्दील होने वाला लगता नहीं। आपकी वजह से हमने इसे अपने दायरे में रखा। हालांकि इधर ब्राइट ज़हीन स्टूडेंट ही इस अदारे में पढ़ते हैं, मगर अब असगर की वजह से हमारा दायरा बदनाम हो सकता है, क्योंकि ये कुंद ज़हन है। लिहाजा हम आपसे माजरत करते हैं और हम आपके बेटे को मज़ीद अपने दायरे में नहीं रख सकते। आप अदारा बदल लें। हाजी साहब ने जब ये सुना तो प्रिंसिपल से कहा कि ठीक है, आप इसका नाम स्कूल से खारिज कर दीजिए। मैं भी इसे कहीं और तो नहीं पढ़ाने वाला। और यूं असगर की पढ़ाई की कहानी उधर ही ख़त्म हो गई। हाजी साहब अपने बेटे से मज़ीद नफरत करने लगे। उससे कमरा छीन लिया और कहा कि अकबर अब अपने कमरे में अकेला रहेगा। इस मनहूस का साया अकबर पर नहीं पड़ना चाहिए। उसने स्टोर रूम साफ़ करवाया। मुलाजमा से कहा कि उसे अच्छी तरह साफ़ करो और ये स्टोर रूम में रहेगा। वहाँ बेचारी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि हाजी साहब से खौफ खाती थी। ज़्यादा बहस करती तो हाजी साहब उसे भी मारना शुरू कर देते। जब वो अपने बच्चे को खुद से दूर स्टोर रूम में सोता देखती तो उसका कलेजा बाहर आ जाता। आधी आधी रात को उठकर वो असगर के पास जाती, उसे गले से लगाकर रोती, उसका माथा चूमती, प्यार करती और कहती कि मेरे बेटे, ये माँ तुम्हारे लिए
कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह तुम्हारे बाप के दिल में तुम्हारे लिए रहम डाल दे और इस बात को वो तस्लीम कर ले कि तुम पढ़ाई में तो अच्छा नहीं लेकिन दिल का अच्छा है, एक सच्चा इंसान है। तलीमी इदारे में हमें यही सिखाते हैं कि एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। आदमी का लायक होना ज़रूरी नहीं, बस वो अच्छा हो, खिदमत करने वाला हो, बड़ों का अदब करने वाला हो। तुम में ये तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं। माँ के मुँह से जब उसने ये अल्फाज सुने तो खुश हुआ। इससे पहले उसने ऐसी खुशी कभी महसूस नहीं की थी। अकबर सुबह स्कूल जाने लगा तो उसने देखा कि असगर स्टोर रूम में बैठा है। अकबर मुस्कुराकर अपने भाई से कहने लगा कि तुम्हारे मुंह में ज़ुबान नहीं, अब्बा गुस्से में थे तो तू भी कुछ बोल लेता, अब्बा से माफ़ी मांग लेता, लेकिन तुम्हारे मुंह में तो ज़ुबान नहीं, तुम गूंगे हो क्या? चुपचाप बस खड़े रहते हो, सब कुछ सुनते रहते हो। ये सुनकर असगर ने कहा कि नहीं, मैंने किताबों में यही पढ़ा है कि अपने बड़ों के सामने उफ तक नहीं कहनी। बस अब्बा ने जो मेरे लिए सोचा मुझे दिल से मंजूर है। मैं कभी अब्बा के सामने उफ नहीं कहूँगा। ये सुनकर अकबर मुस्कुराता हुआ वहाँ से रवाना हुआ और कहने लगा कि तुम जाहिल ही रहोगे, तुम्हारे साथ बात करना ही फजूल है क्योंकि तुम हो ही फजूल आदमी। अकबर अपने भाई का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन उसने भाई को कोई जवाब ना दिया। असगर अब स्टोर रूम में रहने के लिए मुतमिन था, लेकिन दिल ही दिल में उसे इस बात का अफसोस था कि उसका भाई और बाप उससे बहुत दूर हो चुके हैं। ना कोई उससे कोई बात करता है। माँ के अलावा किसी को इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब्बा उसे जो कहते वो भाग भाग के काम करता, सौदे लेके घर आता, कुएं से पानी निकालने के लिए कहता तो वो भी निकाल देता, शहर से आटा खरीद कर लाता, जो काम कर सकता था घर वालों के लिए कर रहा था। वक़्त गुजरता रहा। अकबर ने MBBS मुकम्मल की तो हाजी साहब ने उसे पूरे गांव को दावत पर बुलाया। बड़े बड़े लोग दावत पर बुलाए गए थे, जबकि असगर ने वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। मेहमानों ने जब असगर को देखा तो हैरान हुए और कहा कि इसको देखकर तो लगता नहीं कि वे ये हाजी साहब का बेटा है। अल्लाह की शान देखो कि एक बेटा डॉक्टर बन गया जबकि दूसरा फ़कीर हो। ऐसे लग रहा है हाजी साहब को ये सुनकर गुस्सा आता, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसका बेटा समझे ही ना, लेकिन उसकी शक्ल अपने बाप से मिलती थी। अकबर की हूबहू कापी था, इसलिए हुलिया चाहे जैसा ख़राब था, लेकिन शक्ल तो नहीं छुपा सकता था। इस दावत में हर शख्स की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ था कि हाजी साहब ने दोनों बेटों में क्यों फ़र्क रखा है। एक बेटे को मॉडर्न अच्छे कपड़े दिए, जबकि दूसरे को ऐसे ही रखा जैसे फ़कीर हो। हाजी साहब लोगों की गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहे थे, लेकिन किसी को जवाब ना देते, क्योंकि वो उनके घर मेहमान थे और मेहमानों को तो कोई कुछ नहीं कह सकता था। बस चुपचाप सुनता रहा और दिल ही दिल के अंदर उसकी आग चली थी। दूसरी तरफ अकबर को भी अपने भाई पर गुस्सा था कि उसकी वजह से उसकी ये दावत खराब हुई है। मेहमान जब चले गए तब उसने गिरेबान से पकड़कर असगर को कमरे से बाहर घसीटा और कहा कि क्यों मेरी इज्जत व शौकत के दुश्मन बने हो? क्या ज़रूरत थी इन मेहमानों के सामने आने की? पड़े रहते। उधर स्टोर के अंदर उसको बुरा भला कहा, वापस अपने राज की तरफ चला गया। बेचारा असगर स्टोर की तरफ रवाना हुआ। सुबह स्टोर का दरवाज़ा खुला था, लेकिन असगर मौजूद नहीं था। इधर उधर तलाश किया गया, लेकिन वो नज़र ना आया। असगर की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी, जबकि हाजी साहब के चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो बेटे की गुमशुदगी पर परेशान है। जब 2 दिन गुजर गए और असगर का पता ना चल सका, तो लोगों को दिखाने की खातर उसने अखबार में बेटे की गुमशुदगी का इश्तिहार दिया था कि लोग ये बातें ना करें कि उसे अपने बेटे की फ़िक्र नहीं। माँ बेटे के लिए तड़प रही थी, ना कुछ खाती ना पीती। वो हाजी साहब से यही कहती कि आपने मेरे बेटे के साथ ठीक नहीं किया, तो हाजी साहब जवाबन कहते कि मैंने कुछ नहीं किया, उसे रहने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, खुद छोड़कर चला गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आखिर वो माँ थी, कब तक अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकती थी?
एक माह तक असकर ना आया। तब माँ भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। असकर को माँ की वफ़ात की खबर मिल चुकी थी, लेकिन वो अपने बाप के डर की वजह से घर ना आया। वो उस दिन बहुत रोया। उस दिन मैं इसका वही सहारा थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो अकेला है। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो उसका हमदर्द हो। वो गांव छोड़कर शहर की तरफ रवाना हुआ। एक दरबार से दूसरे दरबार चला जाता, लंगर खाकर गुजारा करता, दरबार में ही सो जाता, दरबार के मलंगों के साथ मिलकर धमाल भी डाल लेता। उसको हुलिये से कोई पहचान नहीं पाया था कि ये हाजी साहब का बेटा है। दरबार पर गांव से बहुत से लोग आते थे, लेकिन कोई भी असगर को ना पहचान पाया। जब काफ़ी साल गुजर गए, असगर घर वापस ना आया, तो यूं ही हाजी साहब के दिल में ख्याल आया कि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं, मरने के बाद हो सकता है असकर अपने भाई से जायदाद के बारे में झगड़ा शुरू कर दे और अपना हक मांगे, लेकिन मैं तो उसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में ही उसे जायदाद से बेदखल कर देना चाहिए। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने अखबार में इश्तिहार दिया कि असकर नामी लड़के से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं और उसे मैं जायदाद से आग करता हूँ। एक दफ़ा असगर तंदूर वाले से रोटियां लेने गया। उसने अखबार के टुकड़े में रोटी लपेटकर असगर को दी। रोटी खाने के बाद उसकी नज़र अखबार पर पड़ी तो ये खबर देखकर हैरान हुआ कि उसके बाप ने जायदाद से बेदखल कर दिया। उसने तंदूर से चलता हुआ अंगारा निकाला, अपनी हथेली पर रखकर खड़ा हो गया। तंदूर वाले ने उसे गौर से देखा और समझाने की कोशिश की कि लड़के, क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। काफ़ी देर तक वो अंगारा हथेली पर रखकर खड़ा रहा। तंदूर वाला आगे हुआ, जल्दी से अंगारा हथेली से हटाया और लड़के से कहा कि क्यों खुद को तकलीफ़ दे रहे हो। असगर ने तंदूर वाले से कहा कि मैं आज इस तारीख को याद रखना चाहता हूँ। अपने हाथ जलाकर मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा, जबकि मेरे सके बाप ने मुझे जायदाद से बेदखल किया। मैं तो समझ रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे बाप को मेरी याद आएगी, उसका दिल नरम हो जाएगा, क्योंकि मैं तो उसका खून हूँ। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। मेरे बाप के दिल में आज भी मेरे लिए नफ़रत है। 8-10 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद वह जाम के पास गया, अपना सर मंडवाया और अपने आप से वादा किया कि उस वक्त तक मैं सर मंडवाता रहूँगा जब तक कामयाब नहीं हो जाता। तंदूर वाले ने जब असकर की कहानी सुनी तो कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं जिसकी वजह से तुम अपने हालात तब्दील कर सको। मेरी मानो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चौधरी साहब के पास ले जाता हूँ। वो शफीक इंसान है। जब तुम इसे अपनी कहानी सुनाओगे तब वो तुम्हारी मदद करेगा और अपने पास मुलाजमत पर रख लेगा। तंदूर वाले के मशवरे पर असकर उसके साथ गया। तंदूर वाले ने चौधरी साहब से असकर को मिलवाया और उसके बाद असकर की सारी कहानी सुनी। चौधरी साहब का एक बहुत बड़ा डेरा था जिसमें 100 से ज़्यादा भैंसें थी। इसके अलावा 200 से ज़्यादा भेड़ बकरियां थी। उसकी देखभाल के लिए चौधरी साहब ने 10 मुलाजम रखे थे। चौधरी साहब ने असगर को मैनेजर के तौर पर उस डेरे पर रख लिया और उसको हर माह मकबूल तनख्वाह भी देता रहा। इसी दौरान चौधरी साहब असगर को मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाना शुरू किया और ये देखना चाह रहा था कि ये किस किस्म का शख्स है, क्या ये लालची लड़का है या फिर ईमानदार। मगर हर तरह की आजमाइश के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि असकर एक ईमानदार सच्चा लड़का है जो किसी किस्म की बेईमानी नहीं कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता चौधरी साहब ने अपने तमाम मामलात असकर के हवाले किए। दूसरी तरफ अकबर जब बरतानिया से वापस आया तो उसकी शादी अमीर घर में हुई। हाजी साहब ने अपनी 2 फैक्ट्रियाँ अकबर के नाम कर दी। जिस औरत से अकबर की शादी हुई बस बदकिस्मती से ऐसी लड़की थी जो अपने शोहर के कान बाप के खिलाफ भरने लगी। जब भी ये अकबर अपने बाप के पास साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ होता तो वह फ़ौरन बुला लेती। अकबर का ये रवैया अपने बाप से बदलता गया ताकि हाजी साहब ने खुद महसूस किया। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब अकबर ने अपने बाप को घर से ही निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाता हुआ आखिर किस्मत हाजी साहब को उस डेरे में लाई जहाँ असकर काम करता था, जहाँ वो मुलाजमों की देखभाल करता। असकर ने अपने बाप को इस हालत में देखा कि वो भैंसों को चारा डाल रहे हैं। असकर डेरे में एक बड़ी सी गाड़ी में आया
और जब हाजी साहब की नज़र बेटे पर पड़ी तो दंग रह गया। असगर जल्दी से अपने बाप की तरफ भागा। मुंशी से कहा कि किसकी जुर्रत हुई जो मेरे बाप से काम करवा रहा है। मुंशी ने कहा, साहब मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके वालिद हैं। दर्द दर्द की ठोकरें खा रहे थे तो मैंने काम पर रख लिया। असगर ने हाजी साहब के हाथ मुंह धुलाए, उसके बाद नए कपड़े पहने नन्हे को दिए, गाड़ी में बैठाया और घर ले गया। ये एक शानदार हवेली थी। घर के अंदर 4 साल बच्चा खेल रहा था। असगर की ईमानदारी को देखते हुए चौधरी साहब ने अपनी इकलौती बेटी की शादी असगर के साथ कर दी और अपनी तमाम जायदाद भी उसके हवाले की। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की। अपने गुनाहगार पाप को माफ़ कर दो, वरना मेरा अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। असगर ने अपने बाप के हाथों को चूमना शुरू किया और कहा कि अब्बा जान, आपके लिए इस वक्त भी मेरे दिल में इज़्ज़त और एहतराम था, आज भी मौजूद है। रात को हाजी साहब घर की छत पर सोए यही सोच रहे थे कि मैंने तो असली हीरो को खो दिया था और एक खोटे सिक्के को घर की जीनत बना लिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।